कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। Welcome to this episode of Kitabnama Books and Beyond. Today we have with us two very distinct voices in contemporary writing, Ajay Navaria and Meenakshi Reddy Madhavan. I welcome you all to the show. Thank you. अजय जी, आपकी कहानियाँ वो जो है वो गांव और शहर के द्वंद्व को एक्सप्रेस करते हैं, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत का जो समाज है वो एक जातीय समाज है, जाति आधारित समाज है। जैसे कहीं वर्ग आधारित समाज है, कहीं धर्म आधारित समाज है, और ये जाति आधारित समाज एक ही समय में उदार भी है और एक ही समय में तंग दिल भी है। गांव में एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से संबंध ही नहीं रखते। मैं इसमें दलितों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम जातियों की बात कर रहा हूँ। वो उनके अपने अपने बाउंड्रीज हैं जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। आप सोचेंगे कि वहाँ अगर कोई पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति है या दलित जाति का कोई व्यक्ति है, वो किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति से, लड़के से या लड़की से विवाह नहीं कर सकता। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ एक सवर्ण जाति का व्यक्ति दूसरे सवर्ण जाति के उसके साथ संबंध नहीं रख सकता, साथ बैठकर खाता पीता नहीं। ये सब मेरे दिमाग में था। तो जब मैं कहानियाँ लिख रहा था तो मैं देख रहा था कि एक समाज ये है जो हम जहाँ जी रहे हैं। इसी समाज से जब हम गांव में जाते हैं तो आइडेंटिटी बदल जाती है। यहाँ जिस तरह के सुख हैं गांव में उस तरह के सुख क्यों नहीं हैं, वो सारी चीज़ें लिखते वक्त मेरे दिमाग में चलती थीं और वही मेरी कहानियों में उतरती जाती थी। मुझे जो एक कहानी बहुत शुरुआती दौर में लिखी थी, बलि नाम से, जिसको अंग्रेज़ी में सेक्रीफाइस के नाम से ट्रांसलेशन हुआ, उसमें एक ऐसे ही कैरेक्टर को लेकर मैंने कहानी लिखी थी। और वो कसाई है, वहाँ से गांव से आया है और जिस परिवार में आया है वो भी उसी की जाति के हैं, मगर चूंकि ये पढ़ लिख गए हैं, इनके पास अपना मकान है, अच्छा पैसा है, तो ये उसके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो गांव में इनके साथ होता था। जी। तो कहने का मतलब कि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वही लोग अपने ही लोगों के साथ, अपने ही कास्ट के लोगों के साथ भी वही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जिनसे बचकर वो कभी भागे थे। ये मुझे लगता है कि मैं इस पूरे कास्ट सिस्टम को वहाँ पर डील कर रहा था अपने कहानी में भी और उपन्यास में भी। जी, और जाति और वर्ग के कॉम्प्लेक्सिटी को भी आपकी कहानियों बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक है कि भारत का समाज जो है जाति आधारित है, मगर इसके बावजूद उसमें कहीं ना कहीं वर्ग है। और वो वर्ग अभी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, मगर वो इसलिए बना रहता है कि जब एक ही जाति के दो लोग जिनका आर्थिक स्तर अलग अलग है, वो एक दूसरे के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा कोई तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति तथाकथित नीची जाति के व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है। वो अनटचेबिलिटी सीधी दिखती नहीं है, मगर वो उसके व्यवहार में उसको अपने से गरीब व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं लक्षित होती है, वो बिहेवियर में आती है। वो उसको सीधे नहीं कहेगा, मगर उसको उसकी जगह दिखा देगा कि तुम इस लाइन से आगे मत आना। Meenakshi, you write about urban India. Would you say that urban India is becoming more and more insulated from, what Ajay is talking about? I definitely think so, but when I began, much for similar reasons, I also thought that urban India was underrepresented in Indian literature. I felt like I was reading a lot of books about villages and tradition, and I thought the world that we were trapped in, and so we are trapped as well in our own sense, right, of this tug between tradition and modernity. The small rebellions that urban Indian women have to do each time they step out of their house, what you choose to wear, how you choose to travel, it's all a statement in itself, living alone in a big city, all these things. I want to talk about
people like that, you know, how what it feels like to be in a country where everything, it comes from such ancient traditions, and yet it's trying to be this new global economy, and that has repercussions in the people who live in it. So we have the internet, and we have access to this world that we can see outside us, and yet it's not safe to walk home from the market at 8 o'clock at night. So, you know, the tug of those two. You might date someone, but in the end you'll marry someone your parents find for you. Things like that. That was what I wanted to write about. So in a way, the feudal and the urban, both of which sort of come together in your work, especially in You Are Here, because you know, the various characters, especially the character of Topsy, I would That's see right, that yeah. she is in a way interacting with that. Right? Yeah, but she basically wanted to, she was dating a Muslim, and her parents were very traditional, and they didn't want her to marry him. But in the end, she broke off contact with her family and ran away with this man, because I wanted a happy ending. So that was the happy ending that I could work with. अजय जी, अर्बन और रूरल डिवाइड, क्या ये डिवाइड बढ़ता जा रहा है? ये बढ़ता जाएगा। अभी तो जितना बड़ा है वो बड़ा है, ये आगे और बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो जिस तरह बन रही हैं उसमें ये साफ दिख रहा है। मैं दिल्ली को देखता हूँ, पिछले 20 साल की दिल्ली को देखता हूँ। हमारे देखते देखते यहाँ से पहले इंडस्ट्रीज़ जितने छोटे छोटे वो थे सब बाहर गए, फिर वो हमारे दिल्ली से आसपास के स्टेट्स में गए, वहाँ से भी दूर चले गए। जब इंडस्ट्री चली जाएंगी, छोटे छोटे काम धंधे करने वाले लोग भी उनके साथ साथ निकल जाएंगे, यानी आपने दिल्ली को साफ कर लिया। तो वो जो लोग हैं वो वापस वहीं पहुँचे जहाँ से भागकर वो आए थे जी, और वहाँ उनके पास काम नहीं है जी। अब आप देखते हैं कि ये जो हमारा गवर्नमेंट जो बताती है कि लगभग 35 to 40% गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। अब ये तो बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। और जिस तरह से अभी जो माने मौजूदा हालात हैं उसमें जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, और उस महंगाई के कारण जो लोग गांवों में और कस्बों में और छोटे शहरों में रहते हैं उनकी हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। मैं देखता हूँ अक्सर जब मैं दिल्ली में कभी शाम को निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ मॉल्स पर इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही पार्क करने के लिए। मैं सोचता हूँ ये इतना पैसा कहाँ से आ गया है लोगों के पास कि एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। और एक तरफ आप जब दूसरे दिल्ली से जरा सा दूर बाहर निकलते ही आप देखते हैं कि वहाँ हालात ये हैं कि 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तो ये तो और बढ़ रहा है। Actually, even in the city, because you'll spend 10,000 rupees eating out, and you'll pay your maidservant 2,000 rupees a month. Yes. And so there's no flow of wealth. It's not moving anywhere else except for the urban middle class. तो वो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास तो थोड़ा सा एडजस्ट करता है किसी तरह से अपने को कुछ, मगर जो हमारा निम्न वर्ग है, जो नीचे वाला तबका है, वो फिर दूसरे तरह के कामों में लग जाता है, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है। इसकी वजह अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको करप्शन तो है, मगर इसकी आप और रूट में जाएंगे तो आपको लगेगा भारत की 90% मैं कहता हूँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो जाति की वजह से हैं। जी। जब हमें ये फील ही नहीं होता कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं, तो मरें, हमें क्या लेना देना इनसे। जब ये एक तरह का जुड़ाव नहीं होगा, ये गांव के लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये वो लोग हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मुझे याद है कि एक बच्चे ने मुझसे आकर कहा, 10 साल का बच्चा, कहा कि आप जानते हैं जब इन गरीब से लोगों को मैं देखता हूँ, तो उसने तो सीधे कहा, उसने जाति सूचक 2 शब्द कहा कि इन लोगों को, उसको पता नहीं था कि वो किस कास्ट का है, जबकि वो उन्हीं किसी कास्ट से बिलोंग करता था, उसे नहीं बताया गया होगा। उसने कहा कि इनको देखता हूँ तो क्या मन होता है। मैंने कहा क्या होता है? कहता है ऐसा मन करता है इनके लात मारो जाकर। ये हमारी सोसाइटी है। और मैंने कहा क्या तुम्हारे सारे दोस्त भी ऐसा सोचते हैं? तो कहा हमारे सारे दोस्त ऐसा सोचते हैं। हम क्या जनरेशन तैयार right now. Even among the youth, it's just bubbling under the surface, this anger, and I'm not sure whether it's a fault of corruption or whether what is. There's just going to be a massive change right now, and I think that might be what's leading to all the violence as well, because people they're just angry. First of all, I think the urban Indian woman is outstripping the man in the way that she is progressing and she is growing, and I think that makes the men very angry. Like, how dare you? I was at a book reading, and this young man said to me,
you know, I've never raped anyone. Why are the girls getting all the quota? Why do they get all the good things, while I mean, I haven't done anything. I'm a good person. I don't understand why there's such unequal distribution. Why are they getting all the favors and I'm getting nothing? You know, right. what is this feminism? I don't like it. So I mean, there are people वही like वही that as हमने well. असल में अपनी शिक्षा में, अपने संस्कार में ये बात अभी तक नहीं डाली कि हमें बच्चों को क्या समझाना है। हम वही बातें जो परिवार में करते हैं, बच्चे हम वो जो उन्हें सिखा रहे हैं वो नहीं सीखते। हम जो आपस में बात करते हैं उससे वो सीख रहे होते हैं। वो हमारे बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो सारी बातें उनके अंदर धीरे धीरे आती चली जाती हैं और वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं उन सब इश्यूज पर जिन पर उन्हें माने ये सोचना था कि ये सब हमारे लोग हैं। इन अ वे इनफैक्ट देन द फिक्शन राइटर जो लेखक है आज का, उन्हीं की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू ब्रिंग दैट डिवाइड आउट इन वट एवर वे। लाइक यू राइट अबाउट द अर्बन वुमेन एंड बट यू address a lot of other concerns, right, in your books. I try to. I mean, I don't like to say writers have responsibility because that makes your book so boring. You know, when you say I have this agenda and I'm going to talk about it, but then you try to also like talk about your world and this is what's happening to me. And so in various times you'd say, you know, this is what happened to me when I was on a bus today. This is what happened to me when I was walking down the road. This is what happened to me when I'm trying to hire someone who is male to work for me. Right. They will speak to you in a certain way if they think you are a young woman. You know, no matter what the economy is, you are as a woman, as an Indian woman, you are the most powerless person. You have a little bit more power if you have money, but you on the pole, you're pretty much the least powerful. आपकी कहानी यस सर के बारे में कुछ बताइए। हम ये सोचते हैं कि हम जो लिख रहे हैं उसका आज ही प्रभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, मगर उसका प्रभाव होता है थोड़ा देर से होता है, क्योंकि जो आज हमारा बिहेवियर है वो पिछले 50 साल 100 साल 200 साल का प्रभाव है जी। ऐसा नहीं है कि आज जो हम जैसे बन गए हैं वैसे हम थे, नहीं, हमें वैसा बनाया गया। तो हमारा लिटरेचर जो है वो उसको आज कोशिश करता है और हम उसको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे हमने बीज को जमीन में डाल दिया और हमने उसमें खाद भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, अपने आप किसी दिन कोई बारिश हुई और उसमें से एक अंकुर फूट गया। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता बदलती है। हम क्या उन्हें दे रहे हैं? आज हम देखते हैं कि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन जो पोर्शन है, जो भारत का जो शहरी वर्ग है, उसमें कितने प्रतिशत लोग हैं जो जिनको रोजी रोटी की प्रॉब्लम है, माने डेली ब्रेड की, जो इंग्लिश वाले लोग हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में उनकी समस्या अपने वजूद की नहीं है, उनकी समस्या वर्चस्व की हो सकती है, वजूद की नहीं है। मगर ये जो गरीब लोग हैं इनकी तो समस्या वजूद की, एग्जिस्टेंस की है, वो तो अच्छा। इसी में से आप देखते हैं कि जो हमारा मध्य वर्ग है वो जो पहले इंग्लिश में जो पहले हिंदी का था वो अभी शिफ्ट होकर अंग्रेजी में चला गया। तो क्या वो जगह खाली हो गई जो मध्य वर्ग की थी? नहीं। पिछले 50 वर्षों में मैंने कहा कि भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, तो जो पिछले 50 सालों में आरक्षण की वजह से कह लीजिए, सामाजिक स्थितियों में बदलाव की वजह से कह लीजिए, जो बहुत सारे तबके, जातीय तबके थे वो पढ़ लिख कर आ गए और उनकी भाषा हिंदी है, वो सब हिंदी बोलते हैं। इन्होंने वही 50-100 साल पुराना लिटरेचर पढ़ा था और उनके दिमाग में वही बातें हैं। वो चाहते हैं कि समाज बदले और हमारी स्थिति को, हमारी आइडेंटिटी को रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया जाए। जी। उससे पहले 50 साल पहले मैं 50 साल पुरानी बात करता हूँ, अभी भी गाँव में चले जाइए तो और बुरा हाल है, मगर सिर्फ 50-60 साल पहले की बात करता हूँ जो मैंने पढ़ा है। मैं तो था नहीं उस समय, मगर देश में न केवल गाँवों में बल्कि शहरों में भी ये हालात थे कि जो एक वर्ग है वही एडमिनिस्ट्रेशन में था, वही एजुकेशन सिस्टम में था, वही दूसरी जगहों पर पदों पर था, बाकी सब लोग उनके सेवक थे। आपने जो यस सर कहानी के बारे में पूछा, वो उसी चेंज की कहानी है, उसी परिवर्तन की कहानी है। उसमें एक मैंने जाति नहीं बताई है, मगर वो रिजर्वेशन है, वो एक ओबीसी हो सकता है, वो एक एसटी हो सकता है, वो एक शेड्यूल कास्ट हो सकता है।
वो कैरेक्टर जो है वो पढ़ लिख कर अफसर बन जाता है, और एक सवर्ण जाति का व्यक्ति उसका चपरासी है। अब समस्या यहाँ शुरू होती है। अब तक की ये अभ्यास नहीं है, अभ्यास इसका उल्टा है। अभ्यास ये है कि अधिकारी हमेशा उच्च जाति का व्यक्ति होता था और जो चपरासी होता था वो हमेशा निम्न जाति का व्यक्ति होता था। अब ये क्रम टूट गया। अब यहाँ से इसकी चूंकि इसका अभ्यास नहीं है, इसकी आदत नहीं है, तो अब क्या करें? तो शुरुआत यहीं से होती है। वो जब जब पानी मांगता है उससे अफसर, वो तब तब उसे गाली देता है, क्योंकि अब तक पानी वो मांगते थे और ये पिलाते थे। अब पानी मांगने का क्रम उल्टा हो गया। तो ये जो 50 सालों में ये जो परिवर्तन आया है, इसने हमें बताया कि ये जो समुदाय हैं जिनको अब तक हाशिए पर मार्जिनाइज किया हुआ था, वो सारे समुदाय कम्युनिटीज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, उन्होंने अपनी जगह बना ली हैं। मगर उसके बावजूद कहीं इफ़ एंड बट्स हैं, जिसकी वजह से उनको उनकी डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो सब कुछ ठीक है मगर शेड्यूल कास्ट है, ये बना रहता है। मतलब देखो कितना अच्छा बोलता है, देखो कितना अच्छा दिखती है, सब कुछ है, मगर देखो अपनी जात दिखा देगा कभी ना कभी। तो ये एक वो बना रहता है, ये भय। या मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के, जो दलित जातियों के लोग हैं वो सवर्णों के बारे में यही भाषा पीठ पीछे बोलते हैं। Meenakshi, you write about, I mean, what Ajay is saying, you write about us, which is young people, and what are the concerns? I think that the urban elite person any thinking urban elite person has a hell of a lot of guilt. You know, Right, you're looking right. at That's a everything very else that's interesting happening point. around you, and you're like, how dare I be so privileged? And I think this guilt leads to a lot of like issues like within. How can you live in a country like India, be a relatively wealthy person, and not suffer all this? Like every time you go outside your house, you're like, you know, what am I doing here? How do I come to terms with the fact that I can have this and they can't? But you also talk about marriage in Cold Feet, which is very interesting because marriage intrinsically brings out the divide, right? Exactly. Cold Feet was basically a book about 5 women who are all dealing with marriage differently. There's one person who's getting married, but she doesn't know whether she's getting married because she wants to get married or because her age has come. So she's met someone, she thinks she's in love with him, and they're getting married, and she's like, okay, I can check it off my list, but I'm not sure this is actually what I want to be doing, or whether this is what I want to be doing, if that makes any sense. Thank you, Meenakshi. I thank that you are here. Thank you, Ajay. And we are actually short of time, so as usual, we'll have to wrap up the session. But thanks a lot for having this lovely discussion. Thank you for having me Yeah. on the Thank you. show. ये कविता है टोकनी। यकायक पता चला कि टोकनी नहीं है, पहले होती थी, जिसमें कई दुख और हरी भरी सब्जियां रखा करते थे। अब नहीं है। दुख रखने की जगहें धीरे धीरे कम हो रही हैं। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना कि हरी पत्तियां कुछ दिन और हरी रहें, पक्षियों की आयु कुछ लंबी हो, बहुतों के घर जीवन में इतनी देर अंधेरा न रहे, सुरक्षित चकाचौंध में बहुत दिनों तक न रह सकें अत्याचारी और आतताई, बच्चों में चीज़ों का लालच बहुत न बढ़े, विचार के गलियारे इस कदर सूने न रहें, इतने पथारे न हो स्वप्न दृष्टा, बूढ़े न हो इस कदर निस्सहाय, और युवा स्त्रियां इस तरह बेबस। करो प्रार्थना, प्रार्थना करो कि शब्दों पर भरोसा बना रहे और किसी भी हालत में वे कम न पड़ें, कि सहायता की हर पुकार का तुम उत्तर दे सको, कि साधन भले कम पड़ जाएं, देने की इच्छा में कमी ना आए, कि दुनिया की तेज़ रफ्तार से भले हम कदम न रह सको, पर चलने का संकल्प न घटे। करो प्रार्थना कि टुच्चे लोगों से भले न बच सको, अपने टुच्चेपन से बचे रहो, और जीवन की तरह मृत्यु में भी कुछ गरिमा हो। करो प्रार्थना। नदियों का मेला। किसी भूगोल में तो संभव हो सकना चाहिए कि संसार की सभी नदियां एक मेले में आएं। प्रायः मेले नदी किनारे होते हैं, नदियों का मेला समुद्र के किनारे हो। समुद्र सभी को अपने में विलय करने की शक्ति को स्थगित करे जब तक मेला चले। छोटी बड़ी नदियां आपस में गल बहियां डाले आएं, अमेज़न, गंगा, नील, यांगत्से आदि,
पहले कभी न आपस में मिली नदियाँ, अपने उद्गम और अंत को साथ लिए हुए नदियाँ, जिन गिरिमालाओं के बीच बहती हैं उनके प्रतिबिंब अपने साथ लाई नदियाँ, अपने कछारों, किनारों और वनस्पतियों की संपदा बटोर कर लाई नदियाँ, अमेज़ान से उधार मांगे गंगा कुछ असूर्यम पश्यवन, गंगा से मांग कर ले जाए अमेज़ान कुछ तीर्थ, कुछ घिस गए देवता। मेला बढ़ने से पहले नदियाँ मिलकर रचें एक वाद्य वृंद, एक स्वर उठे धसान से, दूसरा उसे लोके नर्मदा के स्वर से, तीसरे की बढ़त करे अफ्रीका की नदी और चौथा अनुगुंजित हो लोआर के धीर स्वर से। चुपके से लालची समुद्र भी शामिल कर दे अपना एक रौरव स्वर, नदियों के संगीत से जागे, नदियों की देखभाल करने के लिए सदियों से सो रहा देवता, जिसे पता ही न चले कि नदियाँ मेले से लौट रही हैं। वहाँ कौन जा रहा है? वहाँ जहाँ आकाश झुककर धरती को चुपके से चूम रहा है, वहाँ जहाँ वृक्ष झुककर हरी घास को छू रहे हैं, वहाँ जहाँ एक नीली चिड़िया एक पीले फूल को कुतर रही है, वहाँ जहाँ एक बिल्ली एक कबूतर को अपने मुंह में दबोचे भाग रही है, वहाँ जहाँ एक लड़की अपना प्रेम पत्र लिखने कोने में छुपी बैठी है, वहाँ जहाँ एक सैनिक अपनी बंदूक से एक बच्चे को बेवजह दाग रहा है, वहाँ जहाँ एक बूढ़ा अखबार से ऊबकर सूनी आँखों से शून्य में ताक रहा है, वहाँ जहाँ एक कहानी उपन्यास बनने से ठिठक रही है, वहाँ जहाँ किसी प्राचीन भवन की एक ईंट सदियों बाद खिसक रही है, वहाँ जहाँ एक बच्चा अनदेखा दरवाजे से निकलकर सड़क पर चला आया है, वहाँ जहाँ मौन के कगार पर लड़खड़ा रहा है शब्द, वहाँ कौन जा रहा है इस कविता के अलावा? मैंने कुछ पोलिश कवियों के अनुवाद किए और उनमें से 2 कवि हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिले। काव्य कला चेस्लाव मिलोश। मैं हमेशा एक अधिक खुला शिल्प चाहता था, जो न ज़्यादा काव्य होगा न ज़्यादा गद्य, और जो संप्रेषण होने देगा किसी को वेद्य बनाए बिना, न लेखक को न पाठक को उच्च कोटि की पीड़ाओं के लिए। काव्य तत्व में ही कुछ अशोभन होता है, एक चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो हम में है, हम में उपजती है, हम अपनी आंखें मिचकाते हैं मानो कि इसमें से एक शेर कूद गया हो और खड़ा हो रोशनी में अपनी बगलों को पूंछ से फटकारता हुआ। इसलिए ये कहना सही है कि कोई अज्ञात शक्ति काव्य लिखवाती है, हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वह निश्चय ही देवदूत है। ये समझना कठिन है कि कवियों का अभिमान कहाँ से आता है, जबकि अगर उसकी कोई कमज़ोरी दिख जाए तो वे शर्मिंदा होते हैं। कोई समझदार आदमी दैत्यों का एक देश होना चाहेगा जो उसके अंदर ऐसे शासन करते हैं जैसे वह उनका क्षेत्र हो, जो कई भाषाएं बोलते हैं और इस तरह जैसे उसके ओठ और हाथ चुराना काफ़ी न हो। वे अपनी सुविधा के लिए उसकी नियति बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कुछ घृणा है उसकी इन दिनों बड़ी कीमत है। कोई सोच सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या कि मैंने एक और तरीका गढ़ लिया व्यंग का उपयोग कर कला की प्रशंसा करने का। एक समय था जब सिर्फ समझदार पुस्तकें पढ़ी जाती थीं, जो दुख और दुर्भाग्य सहन करने में सहायक थीं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे कि 1000 कृतियों का सीधे उपजना मनोचिकित्सा निदानशाला से। आखिरकार दुनिया अलग है उससे जो हमें लगता है, और हम अलग हैं अपने प्रलापों से। इसलिए लोग बरतते हैं चुपचाप ईमानदारी और इस तरह रिश्तेदारों और पड़ोसियों का आदर अर्जित करते हैं। काव्य का एक उपयोग यह है कि वो हमें याद दिलाता है कि कितना कठिन है वही व्यक्ति बने रहना, क्योंकि हमारा घर खुला है, दरवाजे में कोई चाबी नहीं और अदृश्य अतिथि अपनी मर्जी से आते जाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ मानता हूँ काव्य नहीं है, क्योंकि कविताएं कम ही और झिझकते हुए लिखने दी जाती हैं, असह्य लाचारी में, और सिर्फ इस उम्मीद से कि मंगलकारी शक्तियाँ अशुभ नहीं हमारे औजार की तरह उपयोग करें। शिम्बोर्स्का जो दूसरी कवियत्री थीं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने कुछ कविता के बारे में लिखा है। कुछ पसंद करते हैं कविता, कुछ जिसका अर्थ सब नहीं, सबके अधिकांश भी नहीं, बल्कि कुछ ही
स्कूलों को हिसाब में न लेते हुए जहां अनिवार्य है, और ख़ुद कवियों को संख्या उनकी कुछ की बैठेगी प्रति 1000 पर 2 पसंद करते हैं। लेकिन फिर आप पसंद कर सकते हैं चिकन नूडल सूप, पसंद कर सकते हैं प्रशंसा या नीला रंग, पसंद कर सकते हैं पुराना स्कार्फ, पसंद कर सकते हैं खुद अपना तरीका, पसंद कर सकते हैं कुत्ते को सहलाना। कविता, लेकिन कविता है क्या? एक कमज़ोर उत्तर भर ललचाया इस प्रश्न से, लेकिन मैं नहीं जानती और नहीं जानती, और मैं इसे पकड़े हूँ मुक्तिदायी जीने की रेलिंग की तरह। एक कवि हुए हैं, मूलतः तो इतालवी थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन अर्जेंटीना में बिताया, और अर्जेंटीना में रहने के कारण उन्होंने स्पेनिश में कविता लिखी। उन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही पंक्ति की कविता लिखी, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने उसका अनुवाद किया है, हम छाया तक नहीं। सूर्य रात को प्रकाशित करता है, वह उसे प्रकाश में नहीं बदल देता। एक नया दुख प्रवेश करता है, और घर के पुराने दुख अपनी चुप्पी से उसकी अगवानी करते हैं, अपनी मृत्यु से नहीं। सबसे छोटा प्राणी भी अपनी आंखों में सूर्य लिए रहता है।